Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम ताजा आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ राजेश लेख। Benchmark domestic indices bounce back to end with marginal gains. Sensex closes above 80,600. Nifty settles at 24,596. Major Asian markets end in positive territory. And Prime Minister Narendra Modi says India will never compromise on the interest of farmers, reaffirms commitment to increase their income. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में हुआ सुधार और मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 80,600 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 24,596 पर हुआ बंद। प्रमुख एशियाई बाजार बढ़त में रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत किसानों के हित पर कभी समझौता नहीं करेगा, उनकी आमदनी बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज आईटी सेक्टर की अगुवाई में मामूली बढ़त पर बंद हुए। कमजोर शुरुआत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर घोषणा के दबाव में दोपहर के कारोबार में मंदी का रुख जारी रहा। हालांकि कारोबार की समाप्ति से आधा घंटा पहले बाजार में शानदार सुधार हुआ और प्रमुख सूचकांक बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 79 अंकों की वृद्धि से 80,623 पर पहुंच गया और निफ्टी 22 अंकों की बढ़त से 24,596 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today ended marginally up, led by IT sector. After a weak start, both the indices extended their losses during the afternoon trade, weighed down by US President Donald Trump's tariff moves. However, the indices staged a stellar recovery during the last half an hour of the trade. Sensex rose 79 points to close at 80,623. Nifty added 22 points to settle at 24,596. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange displayed mixed trend. The mid-cap index advanced 0.3%, while the small-cap index fell over 0.1%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 17 कंपनियों के शेयर तेजी में रहे। सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं 1.6% से अधिक बढ़त के साथ टेक महिंद्रा, 1.1% वृद्धि पर HCL टेक और इटर्नल के शेयर में लगभग 1% की बढ़त रही। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स 1.5% से अधिक की गिरावट में रहा। ट्रेंट में 1% से अधिक मंदी दर्ज हुई और टाटा मोटर्स का शेयर 0.8% से अधिक गिरकर बंद हुआ। In sectoral indices of the BSE, 11 out of 21 ended in positive territory. In top gainers, focused IT increased over 0.9%, IT advanced more than 0.7%, and healthcare added over 0.5%. In top losers, telecommunications dropped 0.6%, capital goods dipped 0.4%, and commodities as well as power both declined more than 0.3% each.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे की मामूली मजबूती से 87 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 98.18 पर था। मिस्टर भट्टाचार्य, आज अगर हम बाजार को देखें तो शुरुआत में कमजोर था और फिर वो कमजोरी जारी रही, लेकिन एंड में जो हमने कारोबार की समाप्ति से पहले लगभग 900 अंकों की रिकवरी देखी और हल्की बढ़त पर बंद हुआ है बाजार, ये आपको कितना एक कहें कि उत्साहजनक डेवलपमेंट लगती है पूरा जो परिदृश्य है उसको देखते हुए? देखिए, हाँ, आपने जो एकदम सही कहा कि 900 पॉइंट्स की जो रिकवरी पिछले अंतिम चरणों में जो हुआ, वो शायद हमें ये एक संदेश देता है कि मार्केट को ऐसी कोई बात जानकारी में उनके है जिससे कि शायद मार्केट में उतना जो इम्पैक्ट जो यूएस का टैरिफ लगाने से जो होगा ये नहीं होगा। उसके 2-3 जो इंडिकेशन जो आ रहे हैं अभी तक, और मार्केट शायद उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। वो पहली बात तो ये है कि जो इंडिकेशन ये आ रही हैं कि ट्रंप साहब और पुतिन साहब की मीटिंग होने वाली है। अगर मान लीजिए ये ट्रंप और पुतिन साहब की मीटिंग होती है तो शायद जो उनका जो प्रधान जो मुख्य लक्ष्य जो है उनकी पूरी अगर ग्लोबल राजनीति की बात कहें, वो किस तरह से वो रशिया का युद्ध यूक्रेन के साथ उसको खत्म कर दें और उससे वो शायद वो एक इंटरनेशनल एक पीस मेकर के नाम में जाने जाएं और शायद कोई अवार्ड भी उनको मिल जाए। तो ये उनका ओवरऑल वो ट्रेड को उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत मैं समझता हूं उसमें एक ऐसा एक कोलैटरल डैमेज समझ सकते हैं आप कि उनको हमारे ऊपर भारत के ऊपर उन्होंने 50% का पूरा एक टैरिफ कर लगा दिया है। तो मार्केट को एक आशा का संचार इसलिए दिखा कि ये शायद मीटिंग से जो ट्रंप साहब की जो टैरिफ लगाने की जो एक गति है शायद 27 अगस्त के बाद जो अगले 25% की जो लगने की जो डर थी वो डर थोड़ा कम हुआ है। और दूसरी बात ये हुआ है कि अमेरिकन संस्थाओं से खबर आ रही है कि अमेरिकन टीम जो है नेगोशिएशंस की वो भारत में आ रही है। वो 21 अगस्त को शायद आएंगी। तो अगर 27 अगस्त को जो 25% एडिशनल टैरिफ एड वैलोरम की जो बात उन्होंने की, उसके लिए समय है और नेगोशिएशंस का एक स्कोप है। नेगोशिएशंस बंद नहीं हुए हैं, हालांकि एडिशनल टैरिफ का थ्रेट आ गया है। तो वो जो मार्केट समझ रही है कि शायद इस नेगोशिएशन से शायद कुछ कम हो जाएगा, टैरिफ कम हो जाएगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो ये है कि जो ओवरऑल मार्केट की जो आज जो स्थिति जो थी वो पॉजिटिव थी। एशियन मार्केट कहें या इवन अमेरिकन मार्केट की जो अर्ली सिग्नल्स जो है वो पॉजिटिव है। रुपया जो है रुपया थोड़ा बहुत उसमें गिरावट आने वाली थी, पर और जो एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स जो है उसमें थोड़ी बहुत धक्का पहुंचा है। तो मैं ये समझता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट जो होगा ये काफी डिलेड इम्पैक्ट भी हो सकता है। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ उससे हम ये नहीं समझ सकते कि हमारे ऊपर जो एक टैरिफ का जो एक शंका जो है वो एकदम टल गया है। उसको प्रोसेस कर रहा है वो, और ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वॉलेटिलिटी रहेगी, पर मार्केट के अंदर जो एक रेजिलियंस जो है वो तो साफ दिख रहा है। So, Mr. Bhattacharya, this sentiment that improved towards the close, as you mentioned, due to potential peace talks between Trump, Putin, and Zelensky, has raised a lot of hopes of a softer U.S. stance on India. This actually helped trigger a strong rebound in the auto, pharma, metals and energy sectors, the same ones which have the major impact Absolutely. coming their way, and they all concluded in the green. So going forward, besides the risk of slowing exports and investment, this tariff that will bring about, will the steep tariff also not add pressure on the rupee going forward? Well, it will.
it will certainly add pressure on the rupee because India's exports will be affected. But coming back to your first point about this, the ray of hope that the market sees, the market is also conscious of the fact that withdrawing India or reducing India's dependence on the Russian oil will not that difficult a task. In a sense that the differential gain that the Indian market enjoys is only about $2 per barrel. Oh, okay. $2 per barrel. Now, already you have seen how Russia's share in India's total oil import has come down from 40% to 36 or 35%. And the share of US in India's oil purchases have gone up from 3% to 8%. It makes sense then. So therefore, India has a story to narrate and convincingly argue when negotiations happen. So I think market is conscious of these data points. So therefore, it's a reflection of that resilience that you are seeing in the market's recovery in the last 1 hour. इस संदर्भ में जो रशिया डिस्काउंट दे रहा था इंडिया को इनिशियली वो भी काफी कम हो गया है। $2 हुए हैं। वही डिस्काउंट की बात कर रहे थे। पहले $6 या $7 थे, अब $2 हो गए हैं। उस समय ये ऑयल तेल कंपनी जो हैं वो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हालांकि ऑटो कंपनी उनसे टॉक से बढ़ गई है, पर तेल कंपनी की जो स्टॉक्स हैं वो काफी रेड में जा रहे हैं. So, Mr. Bhattacharya, do you think we will have to significantly lower the FY26 GDP growth forecast in the given scenario? We are not an export-oriented economy yet. We should have been, but it's a different matter. We are very much a domestic-oriented economy. So it will have an impact on GDP, but it will not be a huge impact. It may be a 0.3 percentage point impact on the GDP, which means RBI is still hopeful that we will manage to end the year with 6.5 or 6.3%. So maybe we'll be ranging somewhere around 6%. So it's a hit, but it's not that big a hit. Okay, we'll continue our discussion, time permitting. In the meantime, we'll go in for a short break at this point of time. Welcome back to Market Mantra. Moving on, India reiterated its response against the United States' additional tariff imposition, saying that the actions are unfair, unjustified, and unreasonable. This comes after United States President Donald Trump imposed an additional tariff of 25% on India. The new tariffs are set to go into effect from 27th of August, while the previously announced 25% tariffs come into effect from today. In a statement, the Ministry of External Affairs said that India will take all actions necessary to protect its national interests, highlighting that the United States has recently targeted India's oil imports from Russia. The MEA said that New Delhi has already made it clear its position on these issues, including the fact that countries' imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people of India. The Global Trade Research Institute, GTRI, criticized the United States' decision to impose an additional tariff. Speaking to Akashvani, Ajay Srivastava, founder GTRI, highlighted Washington's selective approach towards its allies in relation to trade with Moscow. Washington says it's punishing India for continuing to buy oil from Russia. But here's the twist. China actually buys more oil from Russia than India. Last year, China bought $62 billion worth of Russian oil compared to India's $52 billion of oil from Russia. Yet, US is not putting any extra tariffs on China. Why? Because US depends on China for supply of critical minerals like gallium, rare earths, graphites. These are vital for American defense and technology industries. And it's not just China. The European Union bought $39 billion worth of Russian goods, including oil, in 2024. Even the US itself imported strategic items from Russia like platinum of $3.3 billion. So calling out India alone, that's what we call hypocrisy.
फिनलैंड में आधारित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने भी रूसी तेल के आयात के मुद्दे पर भारत को अलग से लक्षित करने पर अमेरिका के दोहरे मापदंडों की आलोचना की। ब्राजील के राष्ट्रपति ल्यूई इनेशियो लुला डा सिल्वा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते आयात शुल्कों का वे भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर विरोध करेंगे। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग के बजाय एक तरफा समझौतों पर जोर देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना की और चेतावनी दी कि छोटी अर्थव्यवस्थाओं के पास अकेले मजबूती नहीं है और उनके पास फायदा लेने का ज्यादा विकल्प नहीं है। क्या कहेंगे आप, ये जो अभी हमने सुना कि किस तरह का दोहरा मापदंड अमेरिका जो रशियन इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि चीन, ईयू एंड इवन यूएस इटसेल्फ वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से ऑयल और अन्य वस्तुएं। तो ऐसी स्थिति में भारत को सिंगल आउट जो किया जा रहा है, इसको आप कितना अनफेयर मानते हैं और क्या आप देखते हैं स्थिति का रेजोल्यूशन? देखिए जो दोहरा मापदंड जो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें जो समझने वाली बात जो यह है इसमें कि ये भारत जो तेल खरीद रहा है ये पहला कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण भी नहीं है। जो भारत जो तेल खरीद रहा है और वो भारत के जो कंपनियां जो हैं वो खरीद रही हैं और उसको प्रोसेस करके वो काफी तेल यूरोप और इवन अमेरिका को वो तेल प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रही है। तो वो तेल ये सारे विश्व में जा रहा है और अगर मान लीजिए इंडिया रशिया से तेल न ले, उससे जो विश्व तेल व्यापार में जो दाम बढ़ जाएगा उसका भी जो आप अगर उसको एसेस करें तो उससे भी जो इन्फ्लेशन लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। तो अगर भारत तेल रशिया से खरीद रहा है, मैं समझता हूं कि और ये $2 की डिफरेंस से खरीद रहा है सिर्फ, तो उसमें कोई कारण नहीं बन सकता। ये दोहरा मापदंड जरूर है। असली कारण ये है कि क्यों भारत अपनी ट्रेड नेगोशिएशन में जो ऐसी जो सेक्टर्स जो हैं जैसे एग्रीकल्चर हुआ या डेयरी सेक्टर हुआ, जो इंडियन फार्मर्स के लिए लाइवलीहुड इश्यूज हैं, जो सेक्टर्स इवन इंडिया और यूके कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो बायलैटरल एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें भी उसको एक अलग तरीके से देखा गया। तो हर जगह ये एलोकेशन जो एग्जेम्पशन दिया जा रहा था उसके बारे में अमेरिका को बहुत नापसंदी है और वो चाहते हैं कि जीएम क्रॉप भारत में पूरी तरह से आ सके। पर हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की अपनी अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो एक सॉवरेनिटी के आधार में बनता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी ये जो टारगेट है ये ऑयल टारगेट नहीं है। दोहरापन आप उसमें देखिएगा कि ये टारगेट ऑयल नहीं है, ये टारगेट है इंडिया का नेगोशिएटिंग स्टांस। तो मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें वही नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स दिखाना है और हमारे नेगोशिएटर्स को अमेरिका के नेगोशिएटर्स के साथ जो 21 अगस्त में रिज्यूम होगी उन्हीं के साथ बात करना है। मैं समझता हूं कि ये एक टेम्पोररी सेटबैक है और हमारी एक्सपोर्ट्स जरूर अफेक्टेड होंगी, पर मुझे ये नहीं लगता कि अंतिम चरण तक ये जो एडिशनल टैरिफ जो है वो लगा रहेगा। ये टैरिफ काफी नीचे आकर कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स शायद हमें तब भी एक इम्पैक्ट होगा। पर एक बात मैं कहूंगा कि इसका रिस्पांस ये नहीं है कि हम अपने आप को अमेरिकन जो रिलेशनशिप जो हमारे साथ जो है, एक्सपोर्ट्स की जो रिलेशनशिप जो है, टेक्नोलॉजी की जो रिलेशनशिप्स जो हैं, आईटी सेक्टर की जो रिलेशनशिप जो हैं, उससे दूर हटकर एक कॉर्नर में हम अपने आप को बॉक्स कर लें। क्योंकि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज हमारे लिए ज्यादा स्टेबल और रिलायबल पार्टनर बन सकते हैं अगर हम उनके साथ ठीक तरह से नेगोशिएट करें। National Security Advisor Ajit Doval today met Russian Security Council Chief Sergei Shoigu in Moscow.
Mr. Dowal said India has a special and long relationship with Russia and it values this relationship. He said both sides had high-level engagement and these engagements have contributed very substantially. The NSA also said Russian President Vladimir Putin will visit India soon and the dates are almost finalized. However, no specific date or timeline has been indicated about the visit. How important do you feel is this visit of the NSA? Though I think it was planned much ahead. Well, in the current context, it is very, very significant. It is sending out a message to the US that India is not, blinking. India is continuing to maintain its relationship with Russia. I think as an independent sovereign country, India is within its rights to maintain this stance. And the only issue is Mr. Putin's visit to India. It has other global implications because Mr. Putin has not been going out of Russia for a variety of reasons. So whether he comes to India or not is a moot point. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% से अधिक के उछाल में रहा. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% से अधिक वृद्धि हुई. हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्केई 2025 दोनों सूचकांक 0.6% से अधिक बढ़त में रहे और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त में रहा. यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो यहां दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1.7% से अधिक के उछाल पर था और फ्रांस के कैक में 1.2% की वृद्धि थी, लेकिन लंदन के फुटसी में 0.7% से अधिक गिरावट चल रही थी. इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 5 वाले बहुल वोट के साथ बैंक दर में 0.25% की कटौती कर इसे 4% कर देने का फैसला लिया. ये इस वर्ष केंद्रीय बैंक द्वारा की गई 5वीं कटौती है और अब ऋण दर 2 वर्ष से अधिक के न्यूनतम स्तर पर आ गई है. US stocks ended higher on Wednesday, bolstered by upbeat corporate earnings. Nasdaq Composite Index gained 1.2%. S&P 500 edged over 0.7% up and Dow Jones Industrial Average rose 0.18%. Mr. Bhattacharya, how do you see the Bank of England's Monetary Policy Committee reducing 25.25 percentage points to 4%? I think it will. It's a reflection of a more benign inflation outlook. Not just the fact that the inflation is declining there, but it also shows that the overall outlook, particularly because of the crude oil availability, the central bank of UK has thought it fit to bring down the interest rate, which will mean a boost to economic activity. It might even revive the economic growth in the UK economy. So, which I would say that one has to be. But since we discussed oil and Russian oil, let me say that if this would not have been possible if India had not been buying US Russian oil and selling that processed oil to European countries, including the UK. Yeah. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा. और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है. बहुत ही एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है
जो मैंने पहले मैं कह रहा था कि भारत ने किस लिए ये स्टैंड लिया है, क्योंकि उनकी अपनी जो फार्मर्स कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है, डेयरी कम्युनिटी है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो साफ है स्टेटमेंट से। चले कमोडिटीज की ओर। We have a story on coastal shipping bill, Sonu. संसद ने आज राज्यसभा की मंजूरी के साथ तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक देश के तटीय जल क्षेत्र में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करता है। Crude oil prices rose today amid signs of steady demand in the United States, the world's largest oil consumer. Brent crude was trading over 0.5% up at $67.24 per barrel, and WTI crude was also trading 0.5% up at $64.67 per barrel when reports last came in. और अब सोने पर नजर। In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.1% up at 1,01,500 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% up at 1,15,430 rupees per kilogram a short while ago. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 0.1% से अधिक तेजी के साथ 1,01,394 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 1.2% से अधिक वृद्धि के साथ 1,15,040 रुपए प्रति किलो पर थी। एक आपसे संक्षिप्त सी टिप्पणी कि जो यूएस कंज्यूमर्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं इन टैरिफ से। जरूर, अगर जो भी देश अगर टैरिफ बढ़ाता है तो उनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और उससे इन्फ्लेशन लेवल में जरूर उसका इम्पैक्ट आता है। अगर आपका सवाल फेड रिजर्व का जी, समय हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। Thank you for being with us. And before we close, the headlines. Benchmark domestic indices bounce back to end with marginal gains. Sensex closes above 80,600. Nifty settles at 24,596. Major Asian markets end in positive territory. And Prime Minister Narendra Modi says India will never compromise on the interest of farmers, reaffirms commitment to increase their income. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.